वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक। आज काफ़ी खास वीडियो होने वाला है, मेरे साथ काफ़ी खास मेहमान होने वाले हैं और हम प्रॉपर्टी पे डिस्कशन तो करते रहते हैं, आपको प्रॉपर्टीज़ सिखाते रहते हैं, अप्रूव प्रॉपर्टीज़। बट होम लोन के बारे में काफ़ी कमेंट्स इंक्वायरीज़ आ रही थी, तो हमने कहा आज होम लोन पे डिस्कशन करते हैं। और होम लोन पे जो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा बैंक है हमारे भारत का, नेशनलाइज बैंक है, एसबीआई बैंक है, जो आरबीआई की गाइडलाइंस कैसे फॉलो करता है। तो एसबीआई के बारे में ही कुछ जाना जाए, कैसे होम लोन होता है, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और क्या उस पर फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, हर चीज़ें पे हम डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले कि हम डिस्कशन करें, काफ़ी खास हैं मेरे साथ हैं आरपी तिवारी सर, उनका हम स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल स्टेट टॉक में। धन्यवाद। सर मैं चाहूँगा वीडियो में हम शुरू करें, थोड़ा सा परिचय अपना दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं राजेश्वर प्रसाद तिवारी एसबीआई में मैनेजर रहा, अभी मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ एसबीआई में। तो मैं आप लोगों को इस आज जो है एसबीआई होम लोन के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, जो कि एसबीआई मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी पे जो लोन है एसबीआई से हो, क्योंकि भारत का बड़ा बैंक है और उसके जो लीगलिटीज़ हैं काफ़ी बारीकी से चेक करता है और माना जाता है अगर एसबीआई से अप्रूव्ड है तो प्रॉपर्टी अच्छी होगी। जी तो मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं ताकि मिस ना हो और दर्शकों के जो सवाल हैं हमारे व्यूवर्स के वो पूरी जाने जाएँ। एज क्राइटेरिया क्या है सर, कितनी मिनिमम आयु से मैक्सिमम आयु तक आप लोन देते हैं किसी व्यक्ति को? एसबीआई में होम लोन के लिए 18 साल मिनिमम, 18 से 70 साल है। अच्छा, 18 से अगर आप हैं, और 70। बिजनेसमैन है उसके लिए 75 साल तक। अच्छा, उसके लिए 75 साल तक है। हाँ। सर मैं बात करना चाहूँगा, किसी का आप होम लोन करते हैं तो टेन्योर क्या रखते हैं सर, क्या टेन्योर रहता है उसमें? टेन्योर अधिकतम 30 साल हम रख सकते हैं। ओके। 30 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते होम लोन किसी भी मने उसमें। जनरली मैं जानना चाहूँगा सर, एक कितने परसेंट तक लोन हो जाता है, कितने अमाउंट तक लोन हो जाता है? एसबीआई होम लोन में जैसे प्लाट लेते हैं तो उसको एसबीआई रियल्टी कहते हैं। ओके। और उसमें जो है 70% तक लोन हो सकता है। अच्छा, सो 70% तक लोन हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू का। प्रॉपर्टी की वैल्यू का। और अगर होम लोन लेंगे, सामान्य होम लोन लेंगे तो 80% तक हो सकता है। मानी सामान्य होम लोन से मतलब बना बनाया घर या फिर हाँ, फ्लैट हम लेते हैं, कोई भी मकान लेते हैं, मकान लेते हैं, उसमें 80% तक लोन हो सकता है। अच्छा। और अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है और आप लोन कम ले रहे हैं तो उसमें 90% तक लोन हो सकता है, 90%। अच्छा, ऐसा भी प्रावधान है। ऐसा भी प्रावधान। और जैसे एक केस और है, मैं जानता हूँ 30 लाख तक की प्रॉपर्टी है, हाँ, तो उससे भी 90% हो जाता है ना 30 सर? लाख तक की प्रॉपर्टी में तो अनिवार्य रूप से 90% तक हम लोन दे सकते हैं। दे सकते अगर वो हैं। कम लेता तो कम ले, लेकिन अधिकतम 90% तक हम लोन यानी दे 30 लाख की प्रॉपर्टी है, हाँ, तो वो 3 लाख का डाउन पेमेंट करके हाँ, बाकी 27 लाख तक वो लोन ले सकते हैं। बाकी एप्लीकेंट की इच्छा है कितने तक लेना चाह रहे हैं, है ना सर? तो इसके बाद करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, कैसे क्या क्या चीज़ें लग भी चल रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय 7.5 से 7.75 तक है। और वो सिविल पर निर्भर करता है। अच्छा, उस आदमी की सिविल कितनी है वो इस पर निर्भर करेगा। 7.7 से लेकर 7.5 से लेके 7.75 तक है। 7.75 तक है। हाँ, बाकी चीज़ें सिविल पे करता है। सिविल ये बीच में 8 का कुछ रेट था ना सर, अभी 8 नहीं चल रहा है? 8% हाँ। नहीं, 8% नहीं चल रहा। अच्छा, 8% नहीं चल रहा, हाँ, अभी 7.5 7.7। उसमें जैसे उसमें कई वेरिएंट हैं। जैसे एसबीआई मैक्स गेन करके अगर होम लोन लेते हैं, अच्छा। कोई सैलरीड आदमी है तो वो उसकी सैलरी उसी होम लोन में आती है और केवल किस्त कट जाती है और शेष पैसा उसके ब्याज में कमी को लाता है। तो उस केस में मैक्स गेन अगर होम लोन करेंगे तो उसमें ब्याज का थोड़ा 0.4% ज़्यादा रहता है। जैसे 7.75 है तो 8.15 हो जाएगा। अच्छा, अगर उस केस में ऐसा होता है। जनरली 7.5 से 7.75 चल रहा है जी। और मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई प्रोजेक्ट एसबीआई से अप्रूव्ड है, टाई अप है, तो सरलता से हो जाते होंगे सर, है ना? हाँ, जो एसबीआई से अप्रूव प्रोजेक्ट हमारे होते हैं या जो आवास विकास के हैं, एलडीए के हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी के लोन आसानी से हो जाते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी के कागज हमको नहीं देखने रहते। ये जैसे आवास विकास के हैं तो आवास विकास ने देखा, एलडीए को तो एलडीए ने देखा। और अगर हमने किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है तो वो हमारे वकील जो हमारे माने हम लोग से जो वकील हमारे हैं वो उसको देख के प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं और तब हम लोग लोन करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी कागज कस्टमर को नहीं देखना रहता है। ओके। हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं वेरिफिकेशन के लिए? प्रॉपर्टी कागज में सबसे पहले कि उसका माने जो है वो रहने वाला है कि नहीं, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका माने जो है आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ चाहिए। फिर उसका जो है आईडी प्रूफ के बाद उसकी उसका माने कितनी आय है, आय का वेरिफिकेशन।
अगर सैलरीड है तो सैलरी स्लिप वगैरह से मिलता है, और अगर जो है वो कोई बिजनेसमैन है तो वो ITR वगैरह से देता है। तो इससे मैंने जो है उसके आय का पता करते हैं कि मैंने लोन लेने लायक है कि नहीं लोन लायक है। अगर सैलरी में है तो कितने महीने का सिर्फ सैलरी उसमें 3 महीने की सैलरी स्लिप लेते हैं हम लोग, और वो अकाउंट में जा रही कि नहीं जा रही ये देखते हैं। ओके। और उसी तरह से बिजनेसमैन का अगर है, बिजनेसमैन अगर व्यवसाय कर रहा है तो क्या उसका व्यवसाय अकाउंट के थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अकाउंट के थ्रू हो रहा है तभी वो माना जो है माना जाता है। तो बिजनेस में से कितने साल का ITR आप देखते हैं? 3 साल का ITR देखते हैं। ओके। उसको 3 साल का ITR देना पड़ेगा, कंप्यूटेशन देना पड़ेगा, बैलेंस शीट देना पड़ेगा, और उसके साथ जो है प्रॉफिट एंड लॉस कि मैंने उसकी कंपनी को हर साल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये 3 साल का क्रम से, और 2 साल का अकाउंट स्टेटमेंट। GST भी रहता है सर इसमें? नहीं, GST हम लोग को नहीं देना है। हम लोग को GST तो उससे लेंगे, GST सर्टिफिकेट रहता है? व्यापारी से GST लेंगे। अच्छा। GST का मैंने रिटर्न लेंगे जिससे ये पता चलेगा कि वो मैंने वास्तव में व्यवसाय करता है कि नहीं करता। ओके। इसके बाद मैं जानना चाह रहा था प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे होती है सर? हमारे वैल्यूअर लगे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद तब जो है वो वैल्यूएशन होगा। और इसी प्रकार प्रॉपर्टी अगर है तो उसका वकील भी लगा रहता है जिसको TIR कहते हैं। तो वकील हमारा उसको वकील का पूरा माने उस प्रॉपर्टी का कागज पत्र देख के अपनी रिपोर्ट लगाएगा और वो मान्य रहता है, वो मान्य रहता है। और उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस रहती है, माने उसका फीस भी पड़ता है जो वैल्यूएशन करेगा, जो वकील का खर्चा लगेगा, और उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस रहती है। अच्छा। और प्रोसेसिंग फीस जो है समय समय पे हम लोग भी बैंक माने ऑफर देते हैं तो माफ भी रहती है। अच्छा, समय समय पे ऑफर्स आते रहते हैं वेब ऑफ करने के? जैसे कोई फेस्टिव सीजन है और या कोई और सीजन है लोग, तो उस समय हम लोग ऑफर भी देते हैं। तो मेनली मतलब जो मोटा मोटा हम देखते हैं प्रोसेसिंग फी होती है, लॉयर की फी होती है, वैल्यूएशन की फीस होती है। इंटरेस्ट में बात कर रहा था, फ्लोटिंग इंटरेस्ट चलता है सर या फिक्स चलता है? नहीं, आजकल जो है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। जैसे जैसे सरकार रेपो रेट घटाती है बढ़ाती है, घटेगा तो रेट घट जाता है, बढ़ाने पे रेट बढ़ जाता है। अच्छा, RBI का जो रेपो रेट टाइम टाइम पे घटता है या बढ़ता रहता है, उसी हिसाब से रेट निर्धारित होते रहता है। जी जी जी। और चेंज होते रहता है समय समय पर। तो सर लोन एप्लीकेशन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ऑफलाइन, ऑनलाइन, या क्या क्या चीज़ें इसमें लगानी होंगी? ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं और ऑफलाइन भी। ज़्यादातर ऑफलाइन डालना पड़ता है क्योंकि मैंने जो है कस्टमर मौके पे मौजूद रहता है, तो उससे सब चीज़ लेने में, उसको समझने में आसानी रहती है। उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, और अगर सैलरीड है तो सैलरी स्लिप, और अगर बिजनेसमैन है तो उसको हमने जैसा बताया कि उसको 3 साल का ITR देना पड़ता है, उसको कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट 26 AS, और अगर जो है वो GST की रिटर्न तो GST, और GST का वो GST लिया है कि नहीं लिया उसका वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, GST नंबर देना पड़ता है। अच्छा, तो ये चीज़ें हमें ज़रूरी रहती हैं। और इसके बाद से सिबिल स्कोर का क्या रोल है, कैसे सिबिल स्कोर चीज़ें तय करती हैं? जो लोग अच्छे से कभी लोन लिए रहते हैं और अच्छे से उनका भुगतान या लेट लतीफ़ करते हैं तो उनका सिबिल खराब हो जाता है। कभी कभी लोन देते नहीं कई लोग, जब नहीं लोन देते तो वो माने जो राइट ऑफ वगैरह करना पड़ता है, तो ऐसी हालत में उनका सिबिल खराब हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको बैंक लोन देता ही नहीं। तो कितना सिविल स्कोर होना अच्छा माना गया? 750 के ऊपर अच्छा है। 750 या 7.5 से ऊपर का जितना भी स्कोर रहता है वो अच्छा माना जाता है। और किसी का 750 से थोड़ा सा कम है तो उनका तो भी लोन कर देता है, थोड़ा सा ब्याज माने जो है उनको ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा, सिविल से मतलब आपके ब्याज जुड़ा रहता है? ब्याज जुड़ा रहता है। ये माना जाता है कि उसने माने पहले जब कभी कोई लोन लिया था तो ठीक से नहीं चलाया, इसलिए उसको माने जो है थोड़ा पहले से रेट बढ़ा के रखना पड़ता है। ओके, तो सर ये चीज़ें हो गई, किसी ने अपना सारी डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें आपको दे दी, उसका सिविल भी अच्छा है। अब इसके आगे आप लोग क्या प्रोसेस करते हैं, कितना समय लगता है? उसका एप्लीकेशन बैंक में लगाना पड़ता है। हमारा एक प्रोसेसिंग सेल है, उसमें वो सारी एप्लीकेशन चली जाती हैं। और उसके बाद कस्टमर का वेरिफिकेशन होता है कि उसका निवास पे रहता है कि नहीं रहता। अच्छा। नौकरी है तो नौकरी करता है कि नहीं करता, जहाँ पे करता है उसका जो ऑफिस उसका वेरिफिकेशन होता है। बिजनेसमैन है तो उसकी दुकान का वेरिफिकेशन होता है कि उसके पास दुकान है कि नहीं, उसके पास स्टॉक है कि नहीं, इस तरह से उसका वेरिफिकेशन होता है। और वेरिफिकेशन के बाद फिर सब सारी उसकी प्रॉपर्टी कागज़ ठीक है, उसके बाद वैल्यूएशन ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भाई 1 करोड़ का लोन ले रहा है और प्रॉपर्टी 50 लाख की है, जी सही। तो ऐसे हालत में मैंने जो है उसको लोन नहीं मिल सकता। तो लोन लेने के लिए उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी रहना अनिवार्य है। मान लो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी ले रहा है
1 करोड़ का प्रॉपर्टी है वास्तव में, तो 80 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। 86 लाख और अगर और महंगी और ज्यादा की प्रॉपर्टी है, ज्यादा वैल्यूएशन की, तो 90% 90 लाख तक, यानी 90% तक ले सकता है। ओके, यानी मैक्स टू मैक्स कुछ केसेस में 90% भी हो सकता है, अदरवाइज 80 कम भी हो सकता है। और प्लाट के लिए 70%। 70% है। अच्छा, वैसे मैं जानना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स हमारे बायर्स की तरफ से, जी। प्रॉपर्टी में मोटा मोटी क्या डॉक्यूमेंट्स देना रहता है उन्हें? प्रॉपर्टी में सामान्यतः जो है अलॉटमेंट लेटर, ओके, और अगर उसने किसी से रीसेल खरीद रहा है तो रजिस्ट्री कागज, रजिस्ट्री कागज, ये 2 चीज की आवश्यकता रहती है। अलॉटमेंट लेटर, रजिस्ट्री कागज, और अंडर कंस्ट्रक्शन में है हाँ, तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट, हाँ, बिल्डर बायर एग्रीमेंट रहता है, या फिर एग्रीमेंट, एनओसी रहता है, जी और टीपीए रहता है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, 3 लोगों के बीच में होता है, जी जी जी, बिल्डर के, बैंक के और कस्टमर के। तो एक ये रहता है। और ये सब चीजें जब हो जाती हैं, जब उसको समय समय पैसा मिलते रहता है, तो वो जो है फिर बाद में रजिस्ट्री कर देता है बिल्डर। ओके, हाँ, तो ये चीज़ें हो गई सर। हमने जाना कि इसमें प्रोसेसिंग फ़ी, लॉयर की फ़ी और वैल्यूअर की फ़ी लगती है। हाँ, ये करीब 3-3 हजार रुपए वैल्यूअर की और वकील की फीस रहती है, जी जी, और करीब 10,000 रुपए ये प्रोसेसिंग फीस रहती है। कभी कभी माफ भी होते रहते माफ हैं। भी हो जाती है। हाँ, तो और ये इनके रेट घटते बढ़ते भी रहते हैं धीरे धीरे, जब महंगाई आती है तो बढ़ते रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट सर्विस वाले हैं। सही कह रहे हैं। इसके अलावा जानना चाहते हैं, सारी प्रक्रिया हो जाती है, इसमें कितना समय लगता है सब पूरे प्रोसेस में? इसमें 15 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर हो जाता है। 15 दिन, कम से कम 10 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज, सब सकुशल है तो। सब सकुशल है तो। और इन केस ज़्यादा भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, कभी में कुछ, वकील ने रिपोर्ट नहीं दे पाया ठीक से, समय पे नहीं दे पाया, तो 1 दिन ज्यादा लग सकता है, मतलब स्टैंडर्ड लेकिन टाइम, ज्यादा समय नहीं लगता। स्टैंडर्ड टाइम मान के चलें 15 दिन, हाँ, 15 वर्किंग डेज, नहीं 10 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज, ज्यादा ठीक है। तो सर ये तो हो गई टाइम की बात, और ये फिर आप डिसबर्समेंट कर देते हैं। जी। तो ड्राफ्ट बना दिए, अच्छा, सारे कागज हो गए, फिर लोन इनका सैंक्शन होगा। सैंक्शन होने के बाद हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, और डॉक्यूमेंट पे साइन जब कर देगा कस्टमर, तो फिर हम इनको ड्राफ्ट देंगे रजिस्ट्री के समय। मैं जानना चाह रहा था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है, मोस्टली चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन में बिकती हैं, चाहे फ्लैट हो, मोस्टली फ्लैट बिकते हैं, कुछ प्लॉट बिकते हैं, तो उसमें आप पेमेंट कैसे करते हैं? थोड़ा ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्डर हम लोग के पास डिमांड भेजता है। ओके, हमारे पास नहीं भेजता, कस्टमर के पास भेजता है कि आपको इतना पैसा देना है। बिल्डर हमारी बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है, ये डिमांड आया, अब इनको बिल्डर को पेमेंट कीजिए। जी जी, तो वो रिक्वेस्ट लेटर देता है, तो बिल्डर का डिमांड होता है, उसका पुराना अगर है जमा किए तो उसका रसीद रहता है कि वास्तव में पैसा बिल्डर को मिल गया कि नहीं मिल गया, नई डिमांड और रिक्वेस्ट लेटर, ये 3 चीज की जरूरत पड़ती है। जो कस्टमर के पास बिल्डर भेजता है, कस्टमर फिर आप लोगों को भेजता है। हाँ, हम लोग बिल्डर को पेमेंट कर देते हैं। बिल्डर को पेमेंट, एंड जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाएगा, उसे ऐसे वो डिमांड बिल्डर रेज करता जाएगा कस्टमर को, कस्टमर आपके थ्रू कराते रहेंगे। जब जब मैंने बिल्डर की डिमांड आएगी, तब तक हम लोग डिस्बर्स करते रहेंगे। डिस्कस करते रहेंगे। तो ये तो बात होगी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कोई जा रहा है। अब मान लीजिए कोई प्लॉट लेता है और उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है, उसका क्या प्रोसेस है सर? पहले तो ये होता था कि एक हमारे यहाँ स्कीम थी, प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन जी, लेकिन अभी क्या है कि कई लोग प्लॉट ले लेते हैं और बनाते नहीं। जी जी, तो प्लॉट का अलग लोन होता है और कंस्ट्रक्शन का अलग होता है। जब कंस्ट्रक्शन आदमी करने जाता है, तो प्लॉट और कंस्ट्रक्शन दोनों का हम लोग लोन एक कर देते हैं। ओके, और तब जो है उसका लोन हो जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। और उसमें भी उतने परसेंट होता है, 80% या 90%, 30 लाख के अंदर है, तो वो वैसे रहेगा। अच्छा, अब मैं जानना चाह रहा था, इसमें कुछ इंश्योरेंस भी आप कराते हैं, वो क्या रहता है, कैसे रहता है? इंश्योरेंस 2 तरह के इंश्योरेंस रहते हैं, एक तो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस रहता है, और एक उस कस्टमर का या परचेजर का या लोन लेता है उसका रहता है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस रहता है केवल इसलिए कभी अर्थक्वेक आ गया, कोई भूकंप आ गया, कोई आगजनी हो गई, कोई बिल्डिंग में कोई समस्या आ गई, कोई ब्रेक हो गया, कोई माने जो है टूट गया, तो उस समय जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर देगी। और दूसरा होता है माने जो हमारा लोन ले रहा है या लोन लिया हुआ है, जो एप्लीकेंट है, उसका भी माने जो है बीमा हम लोग करते हैं, लेकिन ये वो जरूरी नहीं है, मैंडेटरी। हाँ, ये ऑप्शनल है, और वो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस मैंडेटरी है। ओके, तो ऐसी हालत में अगर वो लेना चाहे तो उसका फायदा ये होता है, कभी कोई दुर्घटना हो गई, कस्टमर नहीं रहा, तो वो जो है बैंक जो है उस माने इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा होम लोन का बकाया अदा कर देती है, बैंक को कर देती है, और वो उनका मकान लोन से मुक्त हो जाता है। यानी ऐसे में फैमिली पे बर्डन नहीं आता है, फैमिली पे कोई बर्डन नहीं आता, और एकदम
और बढ़िया फैमिली इन रहता है केस उसके नहीं भी दे पाती है तो हाँ। इंश्योरेंस कंपनी देती है, उससे मकान भी जब्त नहीं होता है ना सर? हाँ जी, मतलब लेना चाहिए। लेना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है क्या उसमें, कितना नहीं, एक उसकी मोटे? बहुत थोड़ी 300-400 रुपए मासिक किस्त और बढ़ जाती है अच्छा, और फिर वो इंश्योरेंस के साथ आपका माने जो किस्त चलता है, किस्त के साथ वो भी चलते वो भी रहती है। चलता रहता है। हाँ, ये रहता है। तो फ्रेंड हमने मोटा-मोटी सही चीज़ों को जाना। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो आप सर से बात कर सकते हो, हम लोग उनके रिगार्डिंग को जानना चाहते हैं। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हम आगे भी मिलते रहेंगे, चीज़ें आपको बताते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।